हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस लेक्चर में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है व्यस्करण। और व्यस्करण के न्यूमेरिकल्स को लगाएंगे। व्यस्करण के न्यूमेरिकल्स को लगाने के पहले जो व्यस्करण में आने वाले 10 से 11 फार्मूले हैं उसे आप देख लें कि कौन सा फार्मूला कैसे और कहाँ यूज करेंगे। अगर आपको फार्मूले का पता होगा तो आप न्यूमेरिकल आराम से सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है भाई, आइए देखते हैं व्यतिकरण। व्यतिकरण में जो पहला फार्मूला आपका आता है वो परिणामी आयाम का आता है। परिणामी आयाम, अगर आयाम दो तरंगों के आयाम a1 a2 हैं तो परिणामी आयाम होता है r बराबर अंडर रूट के अंदर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। ठीक है, फाई कालांतर होता है। और दूसरा फार्मूला जो आएगा तो ये r परिणामी आयाम क्या हो जाएगा, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। और परिणामी तीव्रता दूसरा आता है परिणामी तीव्रता। परिणामी तीव्रता ये होता है I बराबर अंडर रूट I1, ये होता है आपका I बराबर I1 प्लस I2 अंडर रूट नहीं होता I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2, 2 अंडर रूट I1 I2 और बाहर हो जाएगा cos फाई। ठीक है भाई, तो ये दो प्रकार के फार्मूले मिले आपको, एक परिणामी आयाम का और एक परिणामी तीव्रता का। अब जो तीसरा फार्मूला बनता है परिणामी आयाम का मैक्सिमा और मिनिमा पूछता है। तो आर मैक्सिमा, परिणामी आयाम का जो मैक्सिमम मान होगा वो क्या होगा, दोनों आयामों का जोड़ होगा a1 प्लस a2। चौथी बात, जो परिणामी आयाम का जो मिनिमा होगा, मिनिमम वैल्यू आर मिनिमम, वो क्या होगा a1 डिफरेंस a2। इसका मतलब होता है कि जो बड़ा होगा उसमें से घटाएंगे। ठीक है, अगर a1 बड़ा होगा तो a1 में से a2 घटाएंगे, अगर a2 बड़ा हो तो a2 माइनस a1 करेंगे। तो ये r मैक्सिमा और r मिनिमा हो गया। ठीक है भाई, और जो पांचवा फार्मूला अगर इसमें हम देखें जो बनता है वो फ्रिंज की चौड़ाई को लेकर बनता है या फ्रिंज की स्थिति को लेकर बनता है। ठीक है भाई, फ्रिंज की स्थिति के पहले ये जैसे हमने इसका मैक्सिमम मिनिमम निकाला ऐसे ही तीव्रता का भी मैक्सिमम मिनिमम निकलता है। तो पांचवा इसको देख लें, आई मैक्सिमा तीव्रता का मैक्सिमम। तीव्रता का मैक्सिमम जो होता है वो होता है के a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। और आई मिनिमा अगर निकालना होगा तो के a1 डिफरेंस a2 का होल स्क्वायर। ओके, क्योंकि जो एक और मान लीजिए इसी में सातवां की जो आई होता है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होता तो आई बराबर होता है के ए स्क्वायर। इसका भी यूज हो जाता है कहीं ना कहीं। ठीक है भाई, तो आई बराबर के ए स्क्वायर, आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है तीव्रता, तो आई बराबर के ए स्क्वायर। उसी से हमने मैक्सिमम और मिनिमा की बात की है। ठीक है भाई, 7 फार्मूले हो गए। 7 के बाद अब आता है 8वां फार्मूला। 8वें में क्या होगा, 8वें में होगा हम फ्रिंज की चौड़ाई की बात करेंगे, मतलब फ्रिंज की स्थिति की, फ्रिंज की स्थिति, फ्रिंज की स्थिति। फ्रिंज की स्थिति में पहला है दीप्त फ्रिंज। किसका है, दीप्त फ्रिंज, ये फ्रिंज है सॉरी, दीप्त फ्रिंज है। और दूसरा है अदीप्त फ्रिंज, अदीप्त फ्रिंज। दीप्त फ्रिंज के लिए जो दीप्त फ्रिंज की जो स्थिति होती है वो एक्स कह लें या एक्सएम कह लें, वो होता है m इंटू डी बाई स्मॉल डी इंटू लेमडा, m इंटू डी बाई स्मॉल डी इंटू लेमडा। और अदीप्त के लिए जो होता है x बराबर वो होता है m माइनस हाफ डी बाई स्मॉल डी इंटू लेमडा। तो इस प्रकार हमने यहाँ देखा कि दीप्त के लिए स्थिति ये होगा, अदीप्त के लिए स्थिति ये होगा। और एक और 9वां नंबर का फार्मूला है फ्रिंज की चौड़ाई। फ्रिंज की चौड़ाई, अगर फ्रिंज की चौड़ाई की बात करें तो ये होता है W बराबर
कैपिटल डी बाई स्मॉल डी इंटू लेमडा फ्रिंज की चौड़ाई होती है। अगर हम कोणीय फ्रिंज की चौड़ाई की बात करें, एक और लिख लें, कोणीय फ्रिंज की चौड़ाई, तो ये होता है थीटा बराबर लेमडा बाई डी। ठीक है, तो यहाँ तक का देख लेंगे, 10 फार्मूले हो गए आपके पास। इसके आगे हम ग्रामा और ब्राह्मण 1-2 फार्मूले और लिखेंगे, तो इसे यहाँ तक देख पहले आप। यहाँ तक तो देख लिया होगा आपने, मैं ऊपर के फार्मूले मिटा रहा हूँ। अब आता है दीर्घ फ्रिंज के लिए कलांतर और पथांतर की बात करेंगे। पहली बात करेंगे दीर्घ फ्रिंज के लिए। अब ये क्या नंबर था, जो भी हो 10-11 नंबर देख लीजिएगा। ठीक है, दीर्घ फ्रिंज, दीर्घ फ्रिंज के लिए हम बात करेंगे, दीर्घ फ्रिंज है, इसके लिए हम बात करेंगे कलांतर की। जो कलांतर होता है दीर्घ फ्रिंज का फाई बराबर वो होता है 2n पाई, 2n पाई। और पथांतर होता है इसको डेल्टा एक्स से भी लिखते हैं, ये होता है आपका n लेमडा, n लेमडा। ठीक है, यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ n की वैल्यू हो जाएगी, मान लीजिए कलांतर फाई है, कलांतर अगर हम कलांतर को फाई लिखते हैं तो ये हो सकता है फाई अपान 2 पाई इंटू लेमडा, क्योंकि फाई बराबर क्या है 2n पाई, n बराबर फाई बाई 2 पाई। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर पहला है, प्रश्न संख्या पहला है, 2016, 17 और 18 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने लिखा है, देखते रहें से, और कापी में पहले नोट कर लें क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समान आवृत्ति वाली दो तरंगों के आयामों का अनुपात 5:3 है। मतलब जो आयाम है, आयाम का अनुपात 5:3 है। ठीक है, दो तरंग समान आवृत्ति वाले दो तरंगों के आयामों का अनुपात 5:3 है। मतलब दो तरंग है जिनकी आवृत्ति समान है, उनके आयाम का अनुपात 5:3 है। ठीक है, इनके अध्यारोपण से उत्पन्न परिणामी तरंग की अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आयाम का अनुपात दिया है ना, और हमें ज्ञात करना है अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात। तो हल में देखेंगे हम, यहाँ पे हल में देखेंगे कि हमें दिया है A1/A2, A1/A2 मतलब आयाम का अनुपात कितना है 5:3, तो ये है 5/3। ठीक है भाई, 5/3। तो हमें निकालना क्या है A1, हमें निकालना है I मैक्सिमम और I मिनिमम का अनुपात। तो जैसा कि हमने फार्मूले में देखा है कि I मैक्सिमम होता है K A1 + A2 का होल स्क्वायर एंड I मिनिमम होता है K इंटू A1 डिफरेंस A2, तो यहाँ पे हम A1 - A2 लेंगे, A1 - A2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि K इक्वल है, तो K से K कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे हम लिख पाएंगे, ये क्या हो जाएगा आपके पास A1 + A2 का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा आपका A1 - A2 का होल स्क्वायर। अब एक जानकारी के लिए आपको बता दें कि अगर ये A + B लिखा है और हम कॉमन लेना चाहते हैं A को, इसको बोलते हैं जबरदस्ती कॉमन लेना, तो इसमें होगा क्या कि जहाँ A होगा वहाँ तो 1 आ जाएगा, और जहाँ B है, जहाँ A नहीं है वहाँ A से भाग हो जाएगा, क्योंकि हमने A कॉमन लिया। तो क्या हो जाएगा ये 1 + B/A। अगर आपका लिखा है 2 + 3, अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो जहाँ 2 है वहाँ तो 1 हो जाएगा, जहाँ 2 नहीं है तो वहाँ हो जाएगा 3/2। 3 के पास 2 नहीं है तो 3/2। ऐसे ही यहाँ पे हमें बनाना है A1/A2, तो A2 नीचे लाना है। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा कि A2 को कॉमन लेंगे, और जब कॉमन लेके ये होल स्क्वायर के बाहर निकालेंगे तो ये स्क्वायर के साथ निकलेगा। तो ये हो जाएगा, अगर हम यहाँ से A2 कॉमन लिए और जब ये स्क्वायर के बाहर निकला तो ये हो जाएगा A2 का होल स्क्वायर, लेकिन अंदर क्या हो जाएगा A1/A2 + 1। ऐसे ही यहाँ से A2 कॉमन लेंगे और जब इस स्क्वायर के बाहर निकालेंगे तो ये 2 के साथ निकलेगा, तो हो जाएगा A2 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा A1/A2 - 1। ओके, तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे ये A2 स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया,
तो यहाँ पे क्या बचा आपका, यहाँ बचा आपका a1 अपान a2, ये होल स्क्वायर यहाँ पड़ा रहेगा, होल स्क्वायर यहाँ पे पड़ा रहेगा। a1 अपान a2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपान a1 अपान a2 का होल स्क्वायर, सॉरी a1 अपान a2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब a1 अपान a2 का मान क्या है, 5/3 है, तो इसको लिखेंगे 5/3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे लिखेंगे 5/3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसे आप सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 5, यहाँ जाएगा 3, 5 3 8/3, 8/3 का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 5 में से 3 जाएगा 2/3 का होल स्क्वायर। इसे थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 9, और नीचे हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा, ये 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचा आपका 64/4, 64/4। अगर हम इसको काटे तो 2 दूनी 4, या डायरेक्ट काट सकते हैं, 16 चौके 64, आ जाएगा 16, तो आया कितना 16/1। तो जो आपका अनुपात आएगा आई मैक्सिमा अनुपाते आई मिनिमा, वो आएगा आपका 16:1, तो ये आपका आंसर है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे अगर कम समझ में आया हो कि जैसे a1 प्लस a2 है का होल स्क्वायर है, तो वो क्या मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ। जैसे a1 प्लस a2 है, हमने a2 कॉमन लिया तो होगा ये a1 अपान, जहाँ नहीं है वहाँ पे बटे में जाएगा a1 अपान a2 प्लस 1, लेकिन ये होल स्क्वायर है, तो जब होल स्क्वायर करेंगे तो a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, तो a2 का स्क्वायर हो जाएगा, a2 का स्क्वायर, और ये a1 अपान a2 प्लस 1 दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। तो वही लिखा है कि a1 प्लस a2 है, a2 कॉमन लिया, तो जब कॉमन लेंगे तो ये a2 बाहर आएगा, लेकिन जब स्क्वायर करेंगे तो a2 का स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इसको देख लें, अगर कोई दिक्कत तो पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न संख्या 2 है, जो कि 2019, 20 और 23 में आया हुआ क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप स्क्रीन पे देखें क्वेश्चन को, मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ से कि 2 तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 1:9 है, मतलब तीव्रताओं का अनुपात दिया है। ओके, यदि दोनों तरंगें व्यतिकरण करती हूँ तो परिणामी तरंग की अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दो तरंगों का तीव्रताओं का अनुपात है, मतलब अगर मैं हल की बात करूं, तो यहाँ पे हमारे पास I1 अपान I2 है। ओके, कितना है I1 अपान I2? I1 अपान I2 है 1/9, और हम जानते हैं, फार्मूला जानते हैं कि I बराबर होता है KA², है ना। मान लेते हैं पहली तीव्रता का आयाम A1 है और दूसरी तरंग का, सॉरी, पहले तरंग का आयाम A1 है और दूसरे तरंग का आयाम A2 है, तो ये I1 हो जाएगा KA1² अपान, ये फार्मूला है, और ये हो जाएगा KA2² बराबर 1/9। ठीक है भाई, K से K कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया आपका A1 अपान A2, A1 अपान A2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9, तो ये हो जाएगा A1 अपान A2 बराबर √1/9, तो A1 अपान A2 ये हो जाएगा आपका 1 का वर्गमूल 1, 9 का 3, तो ये हो जाएगा A1 अपान A2 कितना आ गया आपका 1/3। अब पुराना सवाल हो गया, ये है I मैक्सिमम अपान I मिनिमम निकालना है। ठीक है, तो हो जाएगा A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर और A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। चलिए इस बार मैं इसको दूसरे तरीके लगा देता हूँ, यहाँ पे मैं A1 का मान निकाल देता हूँ। तो A1 का मान क्या आएगा, A2/3। आप चाहें तो यहाँ से A2 कॉमन लेके पुराने तरीके से 1/3 रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, या आप चाहें तो A1 का मान निकाल लें, तो ये हो जाएगा A2/3, ये A2 चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है भाई, तो आइए इसी मान को यहाँ पुट करते हैं, तो क्या आएगा, तो हमारे पास A1 का मान है A2/3, तो ये हो जाएगा A2/3, और यहाँ पे A2 ही है, जहाँ A1 है वहाँ A2/3 होगा, क्योंकि A1 का मान A2/3 है। ओके, इसका होल स्क्वायर हो गया, नीचे हो जाएगा आपका A2/3 और माइनस A2, जहाँ A1 है वहाँ A2/3, यहाँ का होल स्क्वायर हो जाएगा। हम देख पा रहे हैं कि इसमें ऊपर A2 कॉमन है, फिर नीचे A2 कॉमन है, तो जब A2 कॉमन लेंगे और ये होल स्क्वायर के बाहर आएगा तो स्क्वायर के साथ आएगा, तो हो जाएगा A2² बाहर, यहाँ बचा 1 तो हो जाएगा 1/3, यहाँ भी बचा 1 तो हो जाएगा 1, और यहाँ होल स्क्वायर है तो हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ से A2 कॉमन लेंगे, बाहर निकलेगा तो A2², यहाँ हो जाएगा 1/3 माइनस 1 का होल स्क्वायर,
हम देख पा रहे हैं ये दोनों सेम है, तो ये ए टू स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। ये लिखा है 1/3 + 1, इसको इधर ले जाएंगे तो 3 हो जाएगा, तो 1 + 3 4, 1 + 3 4, तो हो जाएगा 4/3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 - 3 है ना, 1 - 3, तो 1 - 3 हो जाएगा -2/3 का होल स्क्वायर, -2/3 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, और -2 का स्क्वायर 4, और 3 का स्क्वायर 9, यह आएगा इसके बराबर। फिर क्या हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आएगा 16/4। अगर मैं इसको काटूं तो 4 का पहाड़ा 1 बार और 4 का पहाड़ा 4 बार, 4 चौके 16, तो ये आएगा 4/1। तो मैं देख पा रहा हूँ कि आई मैक्सिमा रेशियो आई मिनिमा, ये आपका आ गया 4:1, किसी और आंसर। तो इसको देख लें यहाँ तक, ठीक है भाई। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है। आज हम बहुत ही आसान क्वेश्चन उठाएंगे, और उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें थोड़ा सा स्टैंडर्ड सवाल उठाएंगे। ठीक है भाई, तो देखें यहाँ पे प्रश्न संख्या 3 है। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है, सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, लिखा हुआ है आपके सामने, पढ़ें देखें उसको। लिखा है 2 प्रकाश तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 81:49 है। ओके, तीव्रताओं का अनुपात दिया हुआ है 81:49, तो उनके आयामों का अनुपात क्या होगा। ये 2017 और 20 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ठीक है, आइए इसको हल करते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तीव्रताओं का अनुपात दिया, तो मान लेते हैं कि 2 तरंगे हैं, पहले तरंग की तीव्रता I1, दूसरे तरंग की तीव्रता I2 है। ऐसे मान लेंगे, लिख देंगे कि माना पहले तरंग की तीव्रता I1 तथा दूसरे तरंग की तीव्रता I2 है, तब I1/I2 कितना हो जाएगा आपका 81/49, 81/49। और यहाँ पे फार्मूला लिख देंगे कि जो I बराबर होता है वो होता है KA²। मान लेंगे कि माना पहली तरंग का जो आयाम है वो A1 है, दूसरी तरंग का आयाम A2 है, तब ये I1 क्या हो जाएगा, I1 हो जाएगा आपका KA1², और I2 क्या हो जाएगा KA2²। ओके, और ये हो जाएगा A1 81/49, तो K से K कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया A1/A2 का होल स्क्वायर बराबर 81/49। तो A1/A2 हो जाएगा √81/49। तो हम जानते हैं कि A1/A2 81 का वर्गमूल हो जाएगा आपका, सॉरी 9 9 81 और 7 7 49, 9/7। तो A1:A2 होगा आपका 9:7। ठीक है भाई। अच्छा, यहाँ से आई मैक्सिमा और आई मिनिमा भी पूछ सकता है, तो जब आपके पास A1/A2 आ गया तो आप आई मैक्सिमा और आई मिनिमा भी आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, तो देख लें इसको यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, जो कि 2016 और 20 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है भाई, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो देखें क्या है कि यदि किसी तरंग का परिणामी आयाम व्यतिकरण के बाद ए हो। अच्छा, परिणामी आयाम क्या हो जाए, ए हो जाए। फिर क्या कह रहा है, जबकि प्रकाश स्रोत से संबंध कला स्रोत का आयाम भी ए है, और जो कला संबंध जो A1/A2 जो A1A2 है वो भी क्या है, ए है, तब दोनों तरंगों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो हमें फाई ज्ञात करना है। फिर से सुनिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन ये कह रहा है किसी तरंग का परिणामी आयाम व्यतिकरण के बाद ए हो, तो परिणामी आयाम ए हो। इसका मतलब मैंने कहा कि जो परिणामी आयाम है, परिणामी आयाम R बराबर, परिणामी आयाम R बराबर ये ए है। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है कि जबकि प्रकाश स्रोतों से संबंध कला स्रोत का आयाम भी ए है, मतलब जो A1 और A2 है वो भी क्या है, ए है। अगर ऐसा है तो कलांतर फाई ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, यहाँ देखें, यहाँ पे हम जानते हैं कि चूंकि R बराबर होता है √A1², ये A1 है, ये A1 है, A1² + A2² + 2A1A2 cos फाई। ओके, तो R की वैल्यू कितनी है, A है। यहाँ A1 A2 दोनों ए है, तो A² + A² + A1A2 A, तो ये हो जाएगा 2A² और ये cos फाई। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि अगर दोनों तरफ का स्क्वायर कर दें तो A² हो जाएगा, स्क्वायर उठा जाएगा, A² + A² + 2A² cos फाई। तो यहाँ से A² से A² कट गया, ये हो गया 0 बराबर A² + 2A² cos फाई। ओके, और यहाँ से देखें A² भर गया, तो -A² बराबर 2A²
cos फाइव, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया तो यहाँ आ जाएगा 1, तो ये क्या हो गया -1 बराबर 2 cos फाइव। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा cos फाइव बराबर -1/2। अब ये देखना है कि cos कितने का मान -1/2 होगा। ठीक है भाई, तो पहले ये देखें cos कितने का मान 1/2 होता है, तो cos 60 का मान 1/2 होता है। ठीक है भाई, cos 60 का मान 1/2 होता है। अब हमें चाहिए क्या नाम है, cos कितने का मान -1/2 होता है, तो cos कितने का मान -1/2 होता है, तो cos कहाँ माइनस होता है, cos जो माइनस होता है ये क्या होता है, आफ्टर इसमें सब पॉजिटिव होते हैं, आफ्टर साइन और cos का होता है, ये cos और sec का घर होता है, और ये क्या होता है tan और cot का। ठीक है भाई, तो cos यहाँ भी निगेटिव होता है और cos यहाँ भी निगेटिव होता है। ठीक है, तो अगर मैं ये देखूं कि cos बदलने ना पाए, तो cos यहाँ निगेटिव होता है, तो ये होता है पाई कह लें या 180 डिग्री कह लें, 180। यहाँ मैं बता दे रहा हूँ, क्लास 10 की मैथमेटिक्स है, मैं ज़्यादा उसमें बताना नहीं चाहता हूँ। तो पहला है जो उसमें सभी पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, दूसरे में साइन और cos पॉजिटिव होता है, तीसरे में cos का घर तीसरा होता है, cos हमेशा तीसरे और पहले और तीसरे में पॉजिटिव होगा, नेगेटिव कहाँ कहाँ होगा, दूसरे में और चौथे में। तो हम दूसरे से काम बनाएंगे, तो cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो हम cos 60 की वैल्यू 1/2 प्लस में होती है, हमें चाहिए माइनस में, तो ठीक है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हमें पता है cos 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा ये होता है -cos थीटा। ठीक है भाई, मैं यहाँ समझा रहा हूँ आपको कि cos 180 माइनस थीटा बराबर होता है -cos थीटा। क्यों, क्योंकि 180 से कम इसमें गए और ये cos का घर है नहीं, इसलिए माइनस हो जाता है, और 180 बदलता नहीं, तो cos 180 माइनस थीटा -cos थीटा होता है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं कि cos फाइव बराबर, इसको लिख सकता हूं मैं cos 180 माइनस 60, cos 180 माइनस 60 मतलब -cos 60, -cos 60, और -cos 60 का मान कितना होगी, cos 60 का 1/2, तो -cos 60 का -1/2, -1/2 कैसे आएगा, -cos 60 का मान आएगा। ठीक है भाई, तो इसी फार्मूले को लगाएंगे कि cos 180 माइनस थीटा -cos थीटा होता है, और हम जानते हैं कि cos 60 का मान 1/2 होता है, तो थीटा को हम क्या लेंगे, 60 लेंगे, तो हम इसको -1/2 को लिख सकते हैं 180 माइनस 60, तो cos से cos ही काटेंगे नहीं, ये हट जाता है, तो फाई का मान आपका आ जाएगा 180 माइनस 60, मीन फाई बराबर 120 डिग्री, तो जो हमारा क्रांतर आएगा वो 120 डिग्री आएगा। अगर आपको ये निकालने में दिक्कत है तो क्लास 10 की मैथमेटिक्स थोड़ी सी देख लें, ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, अगर उसके बाद भी समझ नहीं आ रहा तो हमसे पूछें, मैं फिर से ये पूरी कहानी समझा दूंगा आपको। ठीक है भाई, देख